एवरीवन, वेलकम टू रोहिला कॉमर्स एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे एक क्लास बनाई थी। उसमें हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस किया था, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स को। आज उसका वीडियो का सेकंड पार्ट है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं F.W. टेलर। इसका पूरा नाम है इनका फ्रेडरिक विंसलो टेलर। उन्होंने 1878 में मिडवेस्टेल कंपनी में अपने करियर को शुरू किया था, जो कंपनी यूएसए में है। उन्होंने एज अ लेबर अपने काम को स्टार्ट किया था और वो इतने इंटेलिजेंट थे कि विद इन ए पीरियड ऑफ 6 इयर्स वहां पर सेम कंपनी में वो लेबर से चीफ इंजीनियर बन गए। तो उन्होंने अपने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, वहां पर उन्होंने काम किया, देखा कि कंपनी में, फैक्ट्री में काम कैसे कैसे होता है, वर्कर्स को कैसे मोटिवेट किया जाता है ताकि वो और अच्छा काम कर सकें, और जितना प्रोडक्शन हम चाहते हैं वो प्रोडक्शन अचीव करने के लिए उन्होंने काफी सारे प्रिंसिपल्स बनाए, काफी सारी टेक्निक्स बनाई। अब उनके थ्रू जो बनाए गए हैं कुछ प्रिंसिपल्स हैं। हमारे पास यहाँ 4 प्रिंसिपल्स हैं जो टेलर ने बनाए थे। फर्स्ट वन है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। वो कहते थे कि आपके पास जो प्रोडक्शन की टेक्निक्स है या जो प्रोडक्शन करोगे आप उसमें साइंस को यूज करो, नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल और पुरानी बिहेवियर को, पुरानी अप्रोचेस को लेकर आना, और चाहे कोई भी कंडीशन हो हम उसी में काम करते हैं, वो आपका ट्रेडिशनल या रूल ऑफ थंब कहलाता है। तो टेलर क्या कहता है? साइंस को यूज करो, रूल ऑफ थंब को यूज मत करो। अगर आपके पास कोई कंडीशन ऐसी है जिसमें हम पहले वाले प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर सकते तो आप उस टेक्निक को ड्रॉप आउट कर दो। आपको जो उसमें चेंजेस चाहिए हैं, जो कुछ नया बेटर आप कर सको, तो उस चेंज को लेकर आओ। तो आप अपनी साइंस को यूज करो, वहां पर रूल ऑफ थंब को यूज मत करो। नेक्स्ट वन इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है कि आपस में मिलजुल कर काम करो, यानी वर्कर्स और मैनेजमेंट एक दूसरे को ऐसा हिस्सा माने, ऐसा पार्ट माने जो कि अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि पूरी की पूरी कंपनी या फैक्ट्री आपके दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइज्म। इसका मतलब है कि हर फैक्ट्री में वर्कर्स को और मैनेजमेंट को मिलजुल कर काम करना चाहिए, अपने अपने बारे में ना सोचे। तो उनको होल ऑफ द फैक्ट्री क्या टारगेट है, क्या ऑब्जेक्टिव है जो हम अचीव करना चाहते हैं, उसको ध्यान में रखना चाहिए। यानी सारे मिलजुल कर काम करें, अपने आपके काम के ऊपर जोर ना दें। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो टेलर ने इस बात पर जोर दिया है कि हर एक वर्कर को उसकी क्वालिटी के, उसके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम देना चाहिए। अगर हम किसी पर्सन को ऐसा काम दे देते हैं जो ना तो उसका उस काम में इंटरेस्ट है और ना ही उसकी कैपेबिलिटी है उस काम को पूरा करने की, तो वो काम को एक बोझ की तरह मानेगा, ना तो वो उस काम को इंटरेस्ट लेके करेगा और ना ही वो उस काम को पूरा कर पाएगा। तो जिस वर्कर को जिस ट्रेनिंग की, जिस चीज की नीड है उसको वो हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो अपने ग्रेटेस्ट एफर्ट के साथ, अपनी मैक्सिमम क्वालिटी यानी कैपेबिलिटी के साथ अपने काम को रन कर सके, पूरा कर सके। तो ये थे उसके प्रिंसिपल्स जो हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि टेलर क्या है? फ्रेडरिक विंसलो टेलर आपका फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। आपके पास 12th में क्वेश्चन भी आ सकता है कि F.W. टेलर का फुल नेम क्या है, F.W. की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नाउ वी हैव टू डिस्कस द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट की उन्होंने 9 टेक्निक्स को डिस्क्राइब किया है। वो 9 टेक्निक्स में उन्होंने हर एक मेथड बता दिया कि एक पर्सन को, एक मैनेजर को कैसे अपने वर्कर्स को ट्रीट करना चाहिए, या वो कैसी टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके वो अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी में, कैपेसिटी में इंक्रीमेंट कर सकते हैं और प्रोडक्शन को स्मूथली रन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में, फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कहती है कि एक पर्सन की स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग, उसके काम के अकॉर्डिंग जो काम वो कर सकता है उसको वो काम दो। इट मीन्स यानी एक काम को आप अकेले मत करो, उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर एक पर्सन को उस काम को
प्रोवाइड कर दो ताकि आपका काम अच्छी तरह से हो पाए। तो हमने क्या किया, फैक्ट्री मैनेजर बना दिए। फैक्ट्री मैनेजर में एक आपके पास प्लानिंग ऑफिसर होगा, एक आपके पास प्रोडक्शन ऑफिसर होगा। तो प्लानिंग ऑफिसर और प्रोडक्शन ऑफिसर ये हमने दो ऑफिसर डिसाइड कर दिए, बना दिए, पोस्ट बना दी इनकी। और उसके अंडर हमने क्लर्क को बिठा दिया, कोई क्लर्क है, कोई बॉस है। आपके पास सीबीएसई बोर्ड में या 12th के स्टूडेंट, वेदर वो चाहे वो हरियाणा बोर्ड का हो, तो वहां पर भी आपके पास क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि आपके पास गैंग बॉस जो है वो किसके अंडर आता है, गैंग बॉस किसके अंडर आता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हमें पता है भी गैंग बॉस फंक्शनल फोरमैनशिप के अंडर आता है, बट ये आपका आंसर हाफ है, कंप्लीट नहीं है। तो गैंग बॉस आपका किसके अंडर आता है, प्रोडक्शन ऑफिसर के अंडर आता है। ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क किसके अंडर आता है, तो आप कहोगे कि टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क आपका प्लानिंग ऑफिसर्स के अंडर आता है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो फैक्ट्री मैनेजर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिए कि एक तो होगा प्लानिंग ऑफिसर, एक होगा आपका प्रोडक्शन ऑफिसर। अब इसमें हमने कौन कौन से क्लर्क को बनाया है, क्या क्या पोस्ट बनाई है वो देखिए आप। फर्स्ट वन है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या होता है, रूट क्लर्क उन स्टेजेस को डिफाइन करेगा जो आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी बिफोर फाइनलाइज ए पर्टिकुलर टास्क। किसी काम को पूरा करने के लिए आपको कितनी स्टेजेस से होकर जाना पड़ेगा, यानी उस काम को कंप्लीट करने के लिए आपको उस प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है, क्या रास्ता है वो, ये रूट क्लर्क बताता है कि आपको कहाँ से मशीन प्रोवाइड होंगी, किस पर्सन को क्या काम देना है, कैसे उसको काम को फाइनलाइज करना है, कंप्लीट करना है, कितनी स्टेजेस होंगी। जैसे आप अगर शुगर बनाते हो, चीनी बनाते हो, तो चीनी बनाने के लिए आपको डायरेक्टली चीनी नहीं बनती। पहले आप गन्ने को यूज करोगे, फिर उसको आप उसका रस निकालोगे, तब जाकर जो भी प्रोसेस है उसकी फॉलो की जाती है। यानी एक ही स्टेप में काम नहीं होता। तो कितनी प्रोसेस से होकर जाता है वो आपका रूट क्लर्क डिफाइन करेगा। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जैसे नेम से ही डिफाइन हो रहा है कि ये इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा। इसका काम क्या है, ये इंस्ट्रक्शन कार्ड बनाकर कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि किस पर्सन को क्या काम करना है, कहाँ से वो मटेरियल लेगा, सारा काम क्या क्या करेगा वो, ये कार्ड बनाकर गैंग बॉस को दे देगा। गैंग बॉस एक लीडर होगा जो उन पर्सन से काम को कराएगा। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या है, जो इंस्ट्रक्शन कार्ड बनाकर गैंग बॉस को हैंड ओवर कर देगा। नेक्स्ट वन इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या है, ये डिफाइन करता है कि कितने टाइम में एक पर्टिकुलर काम होना चाहिए और विद इन व्हाट कॉस्ट, यानी किस कॉस्ट पर आपका एक पर्टिकुलर काम कितने टाइम में होना चाहिए। नेक्स्ट वन है आपका डिसिप्लिन्ड ऑफिसर। डिसिप्लिन्ड ऑफिसर वो पर्सन है जो ये चेकआउट करता है कि जो आपका काम डिसिप्लिन्ड मैनर में हो रहा है या नहीं हो रहा है। डिसिप्लिन्ड मैनर क्या कहते हो, किसको कहोगे आप, डिसिप्लिन मैनर वो होता है कि जिस पर्सन को जो काम दिया गया है वो उस काम को कर रहा है, जैसे बताया गया है ऐसे ही कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चेकआउट करना कि पर्सन्स काम को कैसे कर रहे हैं। ये थे सारे के सारे आपके पास प्लानिंग ऑफिसर्स। अब आपके पास है प्रोडक्शन ऑफिसर। प्रोडक्शन ऑफिसर में फर्स्ट वन होगा आपका गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करेगा कि भाई काम को कराने के लिए आपको ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं कि किस पर्सन से कैसे हम काम करवाएंगे, और उस ग्रुप का एक लीडर भी होता है जो उन पर्सन्स को लीड करके काम को फिनिश करवाता है। वो लीडर आपका गैंग बॉस कहलाता है। तो गैंग बॉस अपने ग्रुप के पर्सन से काम करवाएगा। नेक्स्ट है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस चेक करता है कि काम को जिस स्पीड से होना चाहिए वो स्पीड उनकी ठीक है या नहीं है। जैसे क्रिकेट मैच में आप क्या करते हो कि अगर आपको जितने रन बनाने हैं, जितने का आपका रन टारगेट है, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि एक ओवर में कम से कम इतने रन तो बनने चाहिए जो आपको जिता दे, विन करवा दे। तो स्पीड बॉस चेक करता है कि काम को टाइम पर कंप्लीट करने के लिए क्या हमने जो स्पीड डिसाइड की थी उस स्पीड से काम होता है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वन इज रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम है कि चीजों को सही कंडीशन में रखे, स्मूथली बिजनेस को रन करने के लिए जिस मशीन को, जिस टूल की नीड है, जिस रिपेयरमेंट की नीड है, वो रिपेयर करवाना रिपेयर बॉस का काम है, ताकि आपके पास मशीन और मटेरियल सही कंडीशन में मिल सके। इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर चेक करता है कि काम की क्वालिटी क्या है और काम को जिस मेथड से करवाना चाहिए वो मेथड आपका फॉलो होता है या
नहीं होता है। तो ये थे आपके फंक्शनल फोरमैनशिप, जहां पर हमने फंक्शन के अकॉर्डिंग काम को डिवाइड कर दिया है वेरियस ऑफिसर्स में। नेक्स्ट वन आपका आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन का काम है कि हम एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। जैसे आपने भी पढ़ाई स्टार्ट की है, आपका भी कुछ ना कुछ टारगेट होगा। बिजनेस स्टार्ट करते हो, सपोज आपने 1 लाख की कैपिटल लगाई, तो इस पर भी आपका कुछ ना कुछ टारगेट होता है कि हमें कम से कम 20% प्रॉफिट अचीव करना है, 30% अचीव करना है। दैट इज योर स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं कि हमारा कम से कम 1 ईयर का जो आउटपुट है वो आपका 1 लाख यूनिट होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया तो हमारे पास कम से कम इतना होता है, भी अनुमान लगा लें, एस्टिमेशन करें कि हमारा काम इतना होगा, इतना होना चाहिए। अब जो स्टैंडर्ड फिक्स करते हो वो ये नहीं कि आप कैसे कितना भी स्टैंडर्ड फिक्स कर लो। ये स्टैंडर्ड फिक्स करने के लिए आपको अपनी कंपनी की कैपेबिलिटीज, मशीनरी, मैनेजमेंट की क्वालिटी, उन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। मतलब उतना रखो कि जितना आप अचीव कर सको, ना तो बहुत ज्यादा सेट करो ना ही बहुत कम सेट करो। तो आपका स्टैंडर्ड उतना होना चाहिए जितना आप उसको अचीव कर सको। नेक्स्ट वन इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है कि आपकी जो गुड्स की टाइप है वो जितना सिंपल होगी उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल भी होगी। जैसे एक एग्जांपल से आपको डिफाइन हो जाएगा कि अगर एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और अगर वो साइजेस बनाती है 5, 6, 7, 8, तो ये समझ में आता है कि यहां तक के साइज के एक कंपनी शूज बना रही है। बट अगर वो नई साइजेस को शुरू कर दे 0.5, 1, 2, 2.25, 2.250, 2.75, तो इट इज ओनली अ वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि जितना आप अपने गुड्स के साइजेस को सिंपल रखोगे आपकी कंपनी के लिए उतना ही अच्छा है। अगर एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इनको भी बनाना स्टार्ट करेगी तो एक तो उसको एक्स्ट्रा स्टाफ की नीड होगी, दूसरा उसको नई मशीन्स की भी नीड होगी। तो आप अपने गुड्स के साइज को सिंपल रखो ताकि आपको बिजनेस को हैंडल करने में आसानी हो। नेक्स्ट वन इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब होता है कि एक बेस्ट मेथड चूज करो जिससे आप काम को अच्छी तरह से बिना किसी रुकावट के कर सको। तो जितने भी मेथड्स आप यूज करते हो सबसे बेस्ट मेथड को चूज करना आपका मोशन स्टडी के अंडर आता है। नेक्स्ट है आपका मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मोशंस को कंट्रोल करता है, मोशंस को पढ़ता है, देखता है कि एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक पर्सन को कितने मोशन, कितनी बार कहीं पर जाना पड़ता है, कहीं से आना पड़ता है। सपोज आपको ए डिपार्टमेंट से मटेरियल लेना है और बी डिपार्टमेंट में आपको काम करना है, तो मटेरियल आपका एक बार में ही आ सकता है सारा या नहीं आ सकता है। अगर तो एक बार में आ सकता है तो कोई पर्सन है राम, तो वो एक ही बार जाकर मटेरियल को यहां से यहां तक लेकर आएगा। और अगर वो एक बार ना जाकर बार बार में जाता है, इट मीन्स वो अननेसेसरी मोशंस को कर रहा है। ठीक है, तो मोशन स्टडी क्या कहती है कि एक पर्सन की कितनी मूवमेंट होती है, कितनी बार वो कहीं जाता है या कितनी बार जाने की नीड पड़ती है ताकि वो काम आपका कंप्लीट हो सके और अननेसेसरी मोशंस को दूर किया जा सके। नेक्स्ट वन इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टास्क आपकी कितने टाइम में कंप्लीट हो सकती है। जैसे हम कहते हैं भाई आज आपको टॉपिक रिवाइज करना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, जिसमें से आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लर्न करने हैं और आपका वो 1 घंटे का काम है या आधे घंटे का काम है। तो वहां पर हमने टाइम को बता दिया कि इतने टाइम पर आपका काम कंप्लीट होता है। और अगर वो टाइम पर आपका काम कंप्लीट नहीं होता, इट मीन्स आपने अननेसेसरी टाइम को, अननेसेसरी वहां पर कुछ ना कुछ काम किया होगा, टाइम को वेस्ट किया होगा, अदरवाइज आपका काम टाइम पर कंप्लीट हो जाता। तो टाइम स्टडी क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर टास्क आपके पास कितने टाइम में कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज फटीग स्टडी। फटीग स्टडी क्या कहती है? फटीग का मतलब होता है थकावट, इसका मतलब होता है आपका थकावट। यानी एक पर्सन जब काम को करता है उसको उस काम के दौरान कितनी थकावट महसूस होती है,
कितना उसको फैटीग होता है, ताकि आप रेस्ट इंटरवल्स को वहां पर डिफाइन कर सको। सपोज अगर एक पर्सन आपकी फैक्ट्री में 8 घंटे काम करता है, डेली का उसका 8 आवर्स का काम है, और आप कहते हो कि उसको 1 घंटे का रेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे, तो 1 घंटे का रेस्ट उस पर्सन के लिए काफी है। और अगर उसका बहुत हार्ड वर्क है तो उसके अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सको कि उस पर्सन को रेस्ट आवर कितने चाहिए, यानी कितने घंटे उसको आराम करना होता है। ये नहीं कि वो उसको विदिन 1 आवर हम उसको अगर 1 घंटा आराम करने के लिए देते हैं, वो 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है, कहीं किसी से बातें करने लगता है या वो टाइम पर काम नहीं करता, तो वो चीज गलत है। इसीलिए फैटिग स्टडी डिफाइन करती है कि एक काम को करने के लिए उस काम के अकॉर्डिंग एक पर्सन के रेस्ट आवर कितने होंगे। नेक्स्ट है डिफरेंशियल वेज सिस्टम और डिफरेंशियल फीस रेट। इसके अकॉर्डिंग हम वेज को डिफाइन करते हैं कि एक पर्सन को वेज रेट कितना प्रोवाइड करना चाहिए, यानी एक पर्सन की मजदूरी कितनी हो। अब एक पर्सन की मजदूरी हम 2 तरह से कर सकते हैं, या तो उसको फिक्स वेजेस दे दे हम डेली बेसिस पे, हम उसको फिक्स वेज दें डेली बेस पे कि अगर कोई पर्सन 8 घंटे काम करता है, अगर कोई पर्सन 8 घंटे काम करता है और वो टाइम को कंप्लीट कर देता है, तो हम उसको 40 रुपीज तो देंगे कम से कम। अब ये 40 रुपीज क्या है, हम उसको फिक्स दे रहे हैं, यानी वो 8 घंटे हमारी फैक्ट्री में आ रहा है, हम उसको हर टाइम हम उसको ऊपर बैठे तो नहीं रह सकते। तो अगर वो 8 घंटे पास करके चला जाता है और काम को नहीं करता है अच्छी तरह से, जिस स्पीड से उसको करना चाहिए, तो वो 40 रुपीज हम उसको ऐसे ही दे रहे हैं। वो भी श्योर हो जाएगा कि चाहे वो काम करे या ना करे, उसकी इतनी वेजेस तो फिक्स है। तो टेलर क्या कहता है कि आप वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए, टू मोटिवेट, उनको पीस रेट वेज दो, यानी जितने पीस वो बनाता है उसके अकॉर्डिंग उसको वेजेस दो। अगर कोई पर्सन एक दिन में 10 पीस या 10 से ऊपर बनाता है, 10 या 10 से ज्यादा, 10 और मोर, तो उसको वेजेस दी जाएगी 5 रुपीज पर पीस। और अगर कोई लेस देन 10 बनाता है तो उसको वेजेस दी जाएगी 3 रुपीज पर पीस। तो इससे वर्कर्स को क्या होगा, वर्कर्स मोटिवेट होंगे ज्यादा कमाने के लिए, वो कम से कम 10 का टारगेट तो अचीव करेंगे। अगर वो 10 का टारगेट अचीव कर लेते हैं तो उनको 5 रुपीज पर पीस मिलेगा, और अगर वो 10 का टारगेट अचीव नहीं करते हैं तो उनको 3 रुपीज पर पीस मिलेगा। तो इससे उनको लगेगा भी अगर हम अपने काम को कम से कम 10 तक पहुंचाएंगे तो हमारी पीस रेट भी हाई होगी, तो वो और मोटिवेटेड होकर ज्यादा अच्छा काम करेंगे। लास्ट है मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन क्या कहता है कि आजकल, यानी आज के टाइम में वर्कर्स के माइंड में ऐसा होना चाहिए कि वो सब मिलजुल कर काम करे और कंपनी के टर्नओवर को हाई बनाए। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि अपने अकेले के काम पर फोकस करने की बजाय उसको ऑल ओवर द फैक्ट्री प्रोडक्शन को हाई करना चाहिए, और उनके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि उनको आपसी झगड़े छोड़कर काम को यानी प्रोडक्शन को हाई करना चाहिए, ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। तो ये थे सारे के सारे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आज हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। बाकी इसमें फ्योल की सिमिलैरिटीज हैं, फ्योल और टेलर में क्या सिमिलैरिटीज हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए कि आपको इससे कितनी हेल्प हुई है और मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।